चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले वेलकम टू विजन आइस। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। मैं आपको पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ाता हूं। आज का सेशन का मेन पर्पस क्या है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, और एक पक्ष में ये भी दिखाना चाहता हूं कि विजन आपको क्या सुविधाएं देता है, इस तैयारी में कैसे आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ता है, कैसे समय समय पे आपके साथ रहता है। तो जो आज का सेशन है इसमें एक तो पहला 1.5 घंटा के आसपास मेरा चलेगा, उसके बाद लईक सर हैं, इकोनॉमी के बहुत फेमस फैकल्टी हैं, तो वो आपको समझाएंगे। मेरा जो काफ़ी इसमें अनुभव है, 7-8 साल का पढ़ाने का अनुभव है, काफ़ी बच्चे को हेल्प किया, आगे निकले, सिलेक्ट हुए। हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम का क्वालिटी विजन आइस ने लाया है, तो मैं दिखाऊंगा कि आपको अप्रोच कैसे डिफरेंट है विजन का, किसी अदर कोचिंग से हम लोग का अप्रोच कितना अलग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मजबूत आधार का निर्माण 2026, एक चीज और, ये सेशन जो बच्चे 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए नहीं। हाँ, उनको ये जरूर समझ में आएगा कि क्या अप्रोच होना चाहिए अगर गलत अप्रोच ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे 25 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ आपकी नहीं होगी। तो एक आधार, मजबूत आधार, फाउंडेशन बैच जो कॉन्सेप्ट है हर कोचिंग में, विजन का भी फाउंडेशन बैच चलता है, इसको फाउंडेशन को आधार बोलते हैं। कोई भी जब घर बनता है तो आप देखते हैं कि फाउंडेशन का बहुत महत्व है कि नहीं? फाउंडेशन अगर कमजोर है तो ऊपर शीश महल, बड़ा बड़ा महल खड़ा कर दो, वो घर गिर जाएगा, है ना। लेकिन फाउंडेशन मजबूत है तो बड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। देखोगे तुम बड़े बड़ा किला आजकल जो सीमेंट उमेंट से बनता है, जल्दी घर गिर जाएगा, लेकिन बड़ा बड़ा किला आज तक टिका हुआ है, उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो इस मजबूत फाउंडेशन को हम लोग को बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो इस एग्जाम का 3 पार्ट है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तो होता नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट है ना, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे ये सब शब्द में। क्या है पर्सनालिटी टेस्ट? तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इंटरव्यू में आपका नॉलेज का चेक होता है, पर पर्सनालिटी टेस्ट में नॉलेज का चेक कहां हो चुका है? यहां पे। यूपीएससी का ये 3 फिल्टर है, अगर आपने सही से तैयारी नहीं किया तो किसी न किसी एक फिल्टर में अटक जाओगे। जैसे ये प्रीलिम्स का फिल्टर है, ये मेंस का फिल्टर है, और ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट का फिल्टर है। अगर आपका सही तरीका नहीं है तो हो सकता है यहां निकल गए, मेंस निकाल लिया, लेकिन इंटरव्यू में बार बार फंसे। बहुत स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, कम से कम 100 स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, जिसमें 4-5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो बार बार मेंस निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली पीटी निकालने तभी मेंस निकाल रहे हैं, और बार बार उनका यहाँ पे 130 से लेकर 150 मार्क्स के बीच में रह जाता है नंबर, और उनको लगता है कि यार ये तो किस्मत है। क्या लगता है? किस्मत है। अरे सर पूछेंगे, सर फलाना सर का बोझ आ गया था, वो तो ऐसे ही कम नंबर देते हैं। कहीं पूछोगे सर ये गड़बड़ हो गया था इसलिए कम नंबर है। कहीं पूछोगे सर फलाना चीज हो गया था, एक दिन पहले तबीयत खराब हो गया था इसलिए गड़बड़ हो गया। नहीं,
ये एहसास होना, ये सेंसिटाइज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है, आपका व्यक्तित्व परीक्षण, और वहां तो बैठे होते हैं कौन, तो बड़े बड़े रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सर्विंग ब्यूरोक्रेट, अलग अलग फील्ड के हीरो होते हैं, वो आपसे आधा घंटा बात करेंगे, उससे उनको मालूम चल जाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो इस पे बहुत काम करना होता है। ये कोई टीचर आपको बैठ के पढ़ाई नहीं, इसमें पढ़ा देंगे प्रीलिम्स, मुझे पता है कैसे निकाला जाता है, मैंने भी 4 बार निकाला है, खूब नंबर आए हैं, 145 150 मेरे हाईएस्ट मार्क जीएस में आए हैं प्रीलिम्स में, मैं बता दूंगा, आप कर लोगे। मेंस तो एकदम, इस तीनों प्रोसेस में सबसे आसान है मेंस, लेकिन ये कोई बता, ठीक है हम लोग गाइडेंस कर सकते हैं कि पर्सनालिटी इंप्रूव करो, लेकिन कैसे? प्रीलिम्स में फलाना बुक पढ़ लो तो एकदम टेंजिबल है, मूर्त है, अच्छा दिखता है, ये बुक पढ़ना है, कागज पलट के पढ़ लिया, लेकिन पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करोगे? तो इसके अभी से मैं सेंसिटाइज कर रहा हूं कि आपको पर्सनालिटी पे बहुत काम करना होता है ना? नहीं तो इस, अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो यहां तक जरूर आओगे, यहां बार बार फंसोगे। एक स्टूडेंट जिसकी बात मैं कर रहा था, इस बार भी इंटरव्यू दे रहा है, 4 बार से उसके 130 से 150 के बीच में मार्क्स आ रहा है। तो हम सारे स्टूडेंट को बोलते भी हैं कि अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो हो सकता है कि कभी किस्मत थोड़ा कम काम आया और 190 की जगह 175 नंबर मिल जाएगा, लेकिन पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, लाख सितारे बुलंद हों, कुछ भी हो जाए, आपको अच्छे नंबर तो आने वाले नहीं, है ना? तो मैं सबको इसलिए कहता हूं कि तैयारी की शुरुआत ही पर्सनालिटी टेस्ट से होनी चाहिए। क्यों? सबसे ज्यादा समय लगता है इसमें। प्रीलिम्स में 5-6 महीना में निकाल लोगे, मेंस में 3 महीना में आपको गाइड कर दूंगा, विजन गाइड करता है, मेंटर होता है, आपको इतना आंसर राइटिंग करा देगा, मेंस निकाल लोगे, इसमें क्या, है ना? समझ रहे हो बात? तो तीनों स्टेप में जाना है, इसीलिए प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर एक भी आपने शॉर्टकट लिया तो कहीं ना कहीं फंसोगे। देख रहे हो जाल कैसा है, ठीक है? अब देखिए, जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का अपना सिलेबस यूपीएससी देता है, जिस सिलेबस को देख के हमको हमेशा हंसी आता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो शब्द है ना, बड़ा खतरनाक, आदि एक्सेट्रा, बड़ा खतरनाक, वो प्रीलिम्स के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, पता नहीं क्या पूछते है ना? तो प्रीलिम्स का, फिर भी आपको प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ना है। क्या है सिलेबस? तो आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे, लेकिन आदि में जाके स्टक हो जाओगे कि यहाँ कौन सा टॉपिक का हम तैयारी करें, कैसे करें, है ना? इन जनरल प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। इन जनरल क्या होते ही हैं? 2 पेपर। कौन कौन से? पहला पेपर आपका जीएस का है, दूसरा पेपर सीसैट का है। पहले सीसैट का मार्क जुड़ता था जब हम लोग तैयारी करने आए थे, है ना? और हम जब आए थे उससे पहले आपको प्रीलिम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता था, पता है कि नहीं आप लोगों को? ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रीलिम्स में लेना पड़ता था, उससे लोग पीटी निकालते थे, सीसैट नहीं था, उसी को बदल के सीसैट लाया गया। जब सीसैट लाया गया, उसका मार्क जुड़ने लगा, तो कोई बच्चा अगर साल भर जीएस में प्रैक्टिस करेगा प्रीलिम्स में, तो एक्सेप्शनल केस में तो 150 भी आता ही है किसी ना किसी का, मेरे ही खुद आए थे, लेकिन इन जनरल 120 बहुत बड़ा मार्क्स माना जाता है, आसान नहीं है। लेकिन अगर सीसैट में जम के प्रैक्टिस किया तो लोग उसमें मेरे जहाँ मैं रहता था वहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आईटी बॉम्बे और आईटी मद्रास का लड़का था, 200 में 185 एक के, 195 दूसरे के मार्क्स, जीएस पढ़ता ही नहीं था। उस कारण से नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले को बहुत घाटा होने लगा। तो आपको पता है कि प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ, क्वालिफाइंग हुआ सीसैट, है ना? और यूपीएससी को तो मन था कि इसको क्वालिफाइंग नहीं करें, तभी इसलिए लाया था, लेकिन इतना दबाव बना, और सिर्फ हिंदी मीडियम का प्रोटेस्ट नहीं था, उसमें इंग्लिश मीडियम के भी नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे।
तो क्वालिफाइंग हुआ, है ना। तो यूपीएससी ने बोला ठीक है भैया क्वालिफाइंग है, और पहले सीसेट का पेपर आसान था, है ना। तो उसके बाद सारे लोग अपना बिना तैयारी के ही पास करना है। कितना नंबर चाहिए पास करने के लिए? 35, 33%, 33%, है ना। तो वो 66 में फेल कर जाओगे, 67 नंबर मिनिमम, है ना, 66.666, तो उसको 67 मानो ना, 66 में फेल कर जाओगे। तो आसानी से जब हम लोग का फेज था तैयारी का, तो आसानी से बिना प्रैक्टिस के सीसेट पास कर जाते थे। लेकिन यूपीएससी के दिमाग में था, यूपीएससी ने क्या किया, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाना शुरू किया, और वो लेवल आज जो है जो पीक पहुंचा है 2023 में, है ना। जो एक से एक बच्चे आईआईटी के बच्चे लाते थे 150 नंबर बिना तैयारी के, उनका पास करना मुश्किल हो गया। तो सीसेट का लेवल काफी टफ हो गया है, तो ये भी आपको देखने की आवश्यकता है ना। सीसेट में भी क्या क्या है, यहां तो लिखता है कि 10वीं कक्षा का स्तर, क्या लिखता है? इसको देख के बहुत जोर से ठहाका मारना है, हंसना है। क्यों? स्तर ऊपर होता है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, तभी सीसेट पास कर पाओगे। पिछले साल तो कैट, मतलब 23 की बात कर रहा हूँ, कैट लेवल तक का सीसेट में सवाल पूछा है, तो आप सिलेबस इसका भी अच्छे से पढ़ोगे। आपको जो यहाँ भी विजन में भी जो तैयारी कराई जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा जाता है। टीचर्स, हम लोग रात दिन सिलेबस और पीवाईक्यू देखते रहते हैं। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है, ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं। कितना पेपर होता है? 5 पेपर, हाँ 9 पेपर होता है। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होता है। पहला पेपर किसका होता है? एसए का। उसके बाद GS1, GS2, फिर अगले दिन GS3, GS4। इतना हेक्टिक होता है ये 3 दिन। जैसे ही GS4 का पेपर समाप्त होता है, सबको लगता है कि भाई अब तो आराम मिल गया, लेकिन अभी 5 दिन बाद फिर से और 4 पेपर है ना। कुछ बच्चे ऐसे रिलैक्स होते हैं, हुआ है इस बार का ही 24 का ही केस है। उस स्टूडेंट को बस समझ जाओ कि पिटाई नहीं खाया, इतना रिलैक्स हो गया और ऑप्शनल के पीछे लग गया कि जो ऑप्शनल के पहले होता है आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर, भूल गया देना, गया ही नहीं देना, भूल गया। सीरियसली, डैम सीरियस, मतलब ये हुआ इंसिडेंट। तो ये भी सेंसिटाइज होना है कि भैया लैंग्वेज पेपर होता है आपके लिए। हिंदी कंपलसरी है या इंग्लिश? हिंदी नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी है सबको, इर्रेस्पेक्टिव कि किस मीडियम में है वो लड़का, चाहे वो अंडमान निकोबार से एग्जाम दे रहा हो या कश्मीर से, उसको इंग्लिश तो पास करना ही है। और एक लैंग्वेज पेपर आपको सिलेक्ट करना होता है, या जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें से कोई एक भाषा आप चूज कर लीजिए। तो हिंदी आपने चूज किया तो हिंदी लीजिए। तो क्या आपने हिंदी मीडियम सिलेक्ट किया है तो क्या आपको हिंदी सिलेक्ट करना होगा? ये कंपलसरी है? नहीं। आप मैथिली ले लीजिए, आप डोगरी ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, संथाली ले लीजिए, नेपाली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज में पास होना है। ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना परसेंट है? 33%, 25%। कितने मार्क्स चाहिए? 250 का 25%। वेरी गुड, 300 का 25%, मतलब 75 नंबर दोनों पेपर में पासिंग मार्क्स चाहिए। कितने ऑप्शनल हैं? एक, उसके 2 पेपर हैं, है ना। तो अगले दिन आपका ऑप्शनल का पेपर होगा, बीच में 4-5 दिन का गैप। अभी यही ट्रेंड चल रहा है, वो यूपीएससी कुछ लिख के नहीं दिया है कि हम 5 दिन का गैप देंगे, ट्रेंड चल रहा है अभी ये, क्योंकि इन जनरल वीकेंड पे एग्जाम कंडक्ट कराना चाहता है। अब आते हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। मैंने कहा था ना कि प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो मुझे हमेशा हंसी आती है।
क्योंकि सिलेबस बस बता दिया है कि ये है सब्जेक्ट, सिलेबस ढंग से डिटेलिंग नहीं किया। देखो ना, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे ये मालूम जरूर चलता है कि हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के फैक्ट्स हमको नहीं देखने हैं। लेकिन भारत का इतिहास एक संस्कृत, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, क्या पूछते, आर्ट एंड कल्चर है, आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से भी सवाल, आजादी के बाद भारत से भी सवाल पूछ देता है, मेडिवल से सवाल पूछ देता है। और आप ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने यूपीएससी ने कहीं मेडिवल नहीं लिखा है ना, कुछ भी पूछ सकता है, सिलेबस के हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है। और हिस्ट्री में सोचो कितने फैक्ट्स हैं, सिर्फ हिस्ट्री तैयार करने लगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से साल निकल जाए, इतने फैक्ट्स। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद भारत एवं विश्व भूगोल, यहां तो कम से कम ये पता चल रहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, यहां तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। मतलब सोचिए दायरा कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब आप आते हैं इसमें पॉलिटी में, तो कॉन्स्टिट्यूशन और इस जो पॉलिटी है वो तो है ही, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ जो लिखा हुआ है वही नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपसे, क्योंकि यहाँ आदि साफ साफ लगा दिया ना, एक्सेट्रा, दायरा बढ़ गया। उसके अलावा आपका जो इकोनॉमी है उसमें भी देखिए लिखा हुआ है कि ये टॉपिक है, लेकिन उससे बाहर, क्योंकि आदि लगाया हुआ है, ठीक है। इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा हंसी तो आता है, यहां तो आदि भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चंस है ना, जहां आपका बुक खत्म होता है उसके ऊपर से वो पूछना, सॉरी माफ कीजिएगा, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जहां आपके बुक खत्म होते हैं, जो कोई अगर रेफरेंस बुक आप पढ़ेंगे उसके बाहर से पूछना चालू हो, सीरियसली। तो इन्वायरमेंट में क्या इतना घटनाक्रम होता है, इतने जीव जंतु हैं, क्या क्या याद करें। और सिर्फ यही याद करें या मेंस का भी पढ़ें, सिर्फ मेंस यही और मेंस का पढ़ें कि पर्सनालिटी टेस्ट भी पढ़ें, इसीलिए यूपीएससी टफ एग्जाम हो जाता है। लेकिन जब आप मेंस में आओगे तो ऐसे सिर्फ सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है। जो मैंने एक पेपर जीएस पेपर 2 में पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ाता हूं, सोशल जस्टिस पढ़ाता हूं, इसलिए उसका सिलेबस लेके आया हूं, डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है, जीएस पेपर 2 ही है, डिटेल में आपका दिया हुआ है। देखिए पूरा एक एक चीज जीएस पेपर 2 में क्या क्या है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और आईआर है, एक एक चीज डिटेल में दिया हुआ है। और मजेदार बात क्या है कि इससे बाहर सवाल नहीं पूछता है, इसी के दायरे में, इसलिए आसान हो जाता है। यहां आदि शब्द नहीं लिखा हुआ है, आदि होता तो डर यहां भी लगता, यहां आदि शब्द नहीं। जो मेंस का डिटेल में सिलेबस है उसका अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको 600-700 टॉपिक मिल जाएंगे, 600 टॉपिक का नोट्स बनाया, बढ़िया से वैल्यू एडिशन किया, उसको बार बार रिवीजन करके याद किया, राइटिंग प्रैक्टिस किया, मेंस निकल जाता है। मात्र 600 टॉपिक, इसलिए मैं बोल रहा हूं मेंस ज्यादा आसान है ना। तो मैं ऑब्वियसली यहां सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये जो सिलेबस है ये आपने देखा कि डिटेल में मेंस का तो दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल के रूप में एक सब्जेक्ट ले रहा हूं, चूंकि मेरा वो सब्जेक्ट है इसलिए मैं उसी को एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है, पॉलिटी, सामाजिक मुद्दे और करंट अफेयर, मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। तो पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 का है, इसमें आईआर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें यूपीएससी का, कि जो मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में दायरा कितना ज्यादा, जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको बताया कि 600-700 टॉपिक का मेंस में शॉर्ट नोट्स बनाए, और जानते हो कितना दिन बनता है वो नोट्स? 1 महीना, 1 महीना में नोट्स बनता है, बड़ी बात नहीं है। हाँ, 1 महीना में तभी बनेगा जब आपका वो बेस मजबूत है,
आधार मजबूत है। लेकिन जब आप प्रीलिम्स में आओगे, वो 600-700 टॉपिक 6000-7000 टॉपिक में चला जाता है। इसलिए उसका शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करोगे तो फिर पंचवर्षीय योजना जो बंद हो चुका है वर्तमान सरकार द्वारा, आपको प्रारंभ करना पड़ेगा अपने लिए। है ना, तब भी शायद आपका प्रीलिम्स ना हो। तो किस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए पढ़ाई का? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि परीक्षा का ट्रेंड क्या है और यूपीएससी की अपेक्षाएं क्या है। तो परीक्षा का यूपीएससी की अपेक्षाएं कहां से मालूम चलेगा? सिलेबस से। कि भाई फलाना दायरे में आपको पढ़ना है। और ट्रेंड क्या है कहां से मालूम चलेगा? बताइए। पीवाईक्यू से। मैं इसको लिखता हूं पीवाईक्यू प्लस। अब तो पीवाईक्यू का भी जमाना चला गया, आ गया है जमाना पीवाईक्यू प्लस का, क्योंकि इतने बच्चे पीवाईक्यू करने लगे। हम लोग समय पीवाईक्यू लोग करते नहीं थे, अब इतना अच्छे से लोग करने लगे कि अब पीवाईक्यू प्लस पे चला गया है यूपीएससी। क्या है मैं सब समझाऊं। तो सिलेबस आपको मैंने एक दिखाया कि मेंस का कैसे डिटेल में है, प्रीलिम्स का कम डिटेल में है ना, बस सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। तो पीवाईक्यू जब प्रीलिम्स की बात करेंगे तो पीवाईक्यू प्लस आ जाता है। क्या है ये? यूपीएससी आप लोग कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बताइए? सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसको सीएससी बोलते हैं। यूपीएससी सीएससी का एग्जाम कराता है। इसके अलावा और क्या कराता है बताइए? हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का कराता है कि नहीं एग्जाम? नहीं कराता है? कराता है। क्या सीडीएस का कराता है कि नहीं? एनडीए का कराता है कि नहीं? अरे हाँ, सीएपीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ का कराता है कि नहीं? और जियो साइंटिस्ट का कराता है। जियो साइंटिस्ट का कराता है। 10 साल का इनका सारा जो रिलेवेंट पीवाईक्यू है, हो सकता है कि कभी 4 साल पहले सीएपीएफ में पूछा है, इस बार यूपीएससी में पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो तो थीम तो पकड़ा जाएगा, है ना। और यूपीएससी ऐसा टफ एग्जाम में अगर थीम पकड़ा जाए तो ये मामूली बात नहीं है, आपको अपर एज होगा। जो बच्चे इसको 10 साल के, और ये लगभग आपका 2700 क्वेश्चन होता है, काउंट किया हुआ है उंगलियों पे, 2700 क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? 2700 क्वेश्चन का जो थीम है उसको बढ़िया से एनालिसिस किया जाता है। और ऑब्वियसली वो आप एनालिसिस तभी कर पाओगे जब आपने बेसिक पढ़ा है, आपका आधार मजबूत है। तो हम लोग भी जब पढ़ाते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रख रहे हैं। तो जब ये थीम आपका तैयार है, मिनिमम 35 से 40 क्वेश्चन का थीम रिपीट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम आगे भी जा सकता है। कोई कोई बच्चा 10 से पीछे जाके 25 साल का करता है ना। तो मिनिमम 35 से 40 क्वेश्चन का थीम रिपीट होता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जहां आपको अपर एज है, 40 सवाल का मतलब कितना होता है? 40 दूना 80। अगर गलत होता है तो उसका 10-15 नंबर और जोड़ लो, उसी में तो कट ऑफ निकल रहा है। बोलिए, अरे बोलो। तो अगर सिर्फ, अच्छा एक चीज और है कि देखा और पीवाईक्यू करना शुरू कर, अरे जब आपका बेसिक नहीं तैयार है, आपको फंडामेंटल राइट क्या होता है ये नहीं पता है, तो कैसे आप कर पाओगे? तो आपको एक नींव तो बनाना पड़ेगा। उस नींव में बार बार पीवाईक्यू देखना है, बार बार सिलेबस देखना है, उस नींव के हिसाब से अपना बनाना पड़ेगा। धीरे 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 आपको दीवार और छत बनाना है, तभी रहने लायक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फाउंडेशन कर लिया और
सोचते हैं कि इसी से मेरा हो जाएगा। नहीं, फाउंडेशन के बाद फिर वो क्लास में आपको करेंट पढ़ाया जा रहा है, बट आपको उसको जम के रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है, आपको जो जो डिटेल एनालिसिस करना है पीवाईक्यू का, तभी होगा। समझ पा रहे हैं? उसके बाद तो आपने ट्रेंड एनालिसिस किया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेके आए हैं। अब ये पॉलिटी का है, जब पिछले 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस किया गया, और ये सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम का मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, सीएससी का, जिसमें दिख रहा है 28 सवाल तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से पूछा है। 28 क्वेश्चन, मतलब एक साल का एवरेज लगभग 3 सवाल का है। 10 साल का है ये, तो लगभग कितना का एवरेज है? 3 सवाल, है ना? सोचो कितना अंतर है। तो इस तो समझ में आ जाता है कि इसको अच्छे से नहीं, रगड़ के करना है। उसी प्रकार से पार्लियामेंट से 25 क्वेश्चन, और ये देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा ट्रेंड एनालिसिस किया गया है। गवर्नेंस, जिसमें करेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, स्कीम होते हैं, तो उससे 28 सवाल है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस आपको करके उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। जैसे पिछले 10 साल में नागरिकता से मात्र 1 सवाल पूछा है, तो ऐसा नहीं कि छोड़ना है, छोड़ना किसी चीज को नहीं है, लेकिन ये तो समझ में आता है कि उसमें बहुत अंदर प्रवेश करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो नागरिकता अधिनियम पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? देखो एग्जाम्पल मैं आपको हंसाने के लिए बस लाया हूं, क्योंकि अभी नए बच्चे हैं आपको मैं सवाल कराऊंगा नहीं, पीवाईक्यू का क्लास नहीं है, बस दिखाने आया हूं। 2020, 21 और 23 संवैधानिक सरकार और संविधान का मुख्य प्रयोजन, तीनों जब आप पढ़ोगे तो संविधानवाद का कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तीनों सेम सवाल है। जो आदमी अगर पीवाईक्यू किया होगा 20 में तो 21 भी करेगा, जो 20-21 का पीवाईक्यू किया है 23 में भी सही करेगा, जबकि सारे ऑप्शन लगते हैं कि एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें आप सही करके आएंगे। अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलत करेंगे उसको। समझ पा रहे हैं? देखो ना कितना रिपीट हो रहा है। मैंने तो एग्जाम्पल बहुत कम इसमें पीपीटी डाला है। जब पीवाईक्यू क्लास में जाओगे, यूट्यूब पे है, तो आपको मजा आने लगेगा कि अरे इतना आसान सवाल है। अभी पिछले साल 6ठी अनुसूची बड़ा चर्चा में रहा, लद्दाख के सेंस में। लद्दाख में डिमांड चला है और सारे बच्चे 6ठी अनुसूची पढ़ रहे हैं अच्छे से। वो पढ़ रहे हैं, उसको और डिटेल में पढ़ना है, इसलिए नहीं कि सिर्फ करेंट में उसकी चर्चा है, इसलिए भी कि पिछले 10 साल में 6 बार पूछा है 5वीं और 6ठी अनुसूची। 10 साल में 6 बार पूछा है। तो ये समझ में आता है आपको कि उसको हमको ज्यादा डिटेल में करना हो। करेंट का भी मलाई लग गया उसमें, तो और अच्छे से करना होगा। उसी प्रकार से देखिए 2020 में पूछा संसदीय शासन प्रणाली। ये आपको फाउंडेशन में, ये सब इतना बेसिक क्वेश्चन है कि फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। उसके साथ भी आप जब पीवाईक्यू करते हैं तो ये समझ में आ गया कि अरे संसदीय शासन प्रणाली थीम को हमको अच्छे से करना होगा। और उसी में जब आप करोगे तो अपने आप ब्रिटिश मॉडल पढ़ोगे, क्योंकि वहीं से हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली लिया है। तो यहाँ संसदीय ये सवाल भी सही करके आओगे। कब पूछा है? 21 में पीवाईक्यू, है ना? तो इसीलिए हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि जो मैंने कमी देखी, बच्चों में कमी देखी, वो उनको लगता है कि यूपीएससी का तैयारी करने आए हैं तो भाई प्रकांड विद्वान बनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, योगा करना है, 15 घंटा पढ़ना है रूम का लॉक करके, और एकदम ज्ञानी पुरुष बन गए तो मेरा सिलेक्शन हो गया। इन लोगों का तो बिल्कुल नहीं होता है सिलेक्शन, है ना? क्या होता है कि ये बच्चे जो पीवाईक्यू अच्छे से नहीं करते हैं, वो 360 डिग्री पे, मतलब जितने टॉपिक उनके पास आ गए, जो भी आ गया
सारे टॉपिक्स करते हैं। और जो 360 डिग्री पे मतलब समझ जाओ 6000-7000 टॉपिक कर रहा है, वो रिवीजन कर पाएगा ढंग से? वो लास्ट तक पढ़ते ही रह जाते हैं। खूब सारा बुक, उनके रूम में जाओगे सिर्फ बुक्स का अंबार लगा होता है। विद्वान जरूर बन जाएंगे वो, है ना, क्योंकि हर चीज आता है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि भैया मुझे सिलेबस देखना है। आप बोल सकते हैं कि सर ये क्या लिखवा रहे हो, सिलेबस तो सब देखता है। 90% बच्चा नहीं देखता है सिलेबस, देखा भी तो एनालाइज नहीं किया, एनालाइज किया भी तो एक बार एनालाइज करके छोड़ दिया। आपको 15-20 बार हर बार देखना पड़ता है कि सिलेबस के किस पार्ट से, मेंस में कहां से ये रिलेटेड है ना। तो इसीलिए जितने टॉपर्स टॉक सुनोगे वो लोग कहते हैं कि मुझे सिलेबस याद है। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आपको सिलेबस याद है? अगर जो लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए नहीं, सिलेबस नहीं देखते हैं 90% बच्चे। तो जैसे ही सिलेबस आया, अब उनको एक आधार मिल गया कि मुझे सिलेबस के अराउंड पढ़ना है। उसके बाद जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो इसको खत्म करते करते सिर्फ ये समझ में आता है कि क्या मुझे नहीं पढ़ना है, वो डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? PYQ या प्लस या मेंस में PYQ से डिसाइड क्या करते हैं, मुझे क्या नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब है क्या पढ़ना है वो डिसीजन हो गया। हो सकता है कि आप एनालाइज करोगे तो 40-50 एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर लोगे, होता है ये गलती, कोई बात नहीं। जो इतना सारा टॉपिक्स था वो कम होके मात्र जो 360 डिग्री है वो 15 से 20 डिग्री बचेगा। इसका मतलब है 500-600 टॉपिक। और जब एक बार ऐसा वो उनको डिसीजन ले लिया उन्होंने, तो फिर ये जो टॉपिक है इसका बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बनाया। उसके बाद चतुर रामलिंगम की तरह रट्टा मारा, राइटिंग प्रैक्टिस किया, सिलेक्शन ले लिया। हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे PYQ नहीं देखते हैं वो रैंचो बनने का प्रयास करते हैं, रिसर्च करने का प्रयास करते हैं, जबकि यही जोन आपका है। इसी को हम सबको बोलते हैं, पुराने बच्चे तो अब बोर हो जाएंगे उस शब्द से, मैं क्या बोलता हूं कि आपको तांगा वाला घोड़ा बनना है। उसका 2 पट्टा होता है बगल में, एक सिलेबस और एक PYQ। तांगा वाला घोड़ा का पट्टा हटा दो, सड़क पे चल रहा है, बगल में गन्ने और चने का खेत दिख गया, उतर जाएगा। आप पीछे बैठे हो, गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको भी तांगा वाला घोड़ा बनना है। तब वो होना चाहिए कि PYQ और सिलेबस के बीच में ही हमको पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हो? बोलिए। तो सिलेबस देखोगे ना अच्छे से, और सिलेबस देखने के पहले हाथ से अपने हैंडराइटिंग में लिखना होता है हर सब्जेक्ट का, तभी आपको एहसास होगा क्या सिलेबस है। अब देखो इतने सारे असंख्य आर्टिकल्स आता है द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, खूब सारे आर्टिकल्स आते हैं, मैगजीन में आपको खूब सारा होगा। अब किसका नोट्स बनाए, किसका नहीं बनाए? अगर डेली तुम द हिंदू में हर चीज का नोट्स बनाने गए तो लिटरली 10 से 12 घंटा तुम साल भर करेंट ही पढ़ते रह जाओगे, स्टैटिक कब पढ़ोगे, है ना। तो जैसे एक और एग्जांपल मेंस के लिए आपको लेके आया हूं। अब देखो मेंस में जो फंडामेंटल राइट्स है, 2 ही आर्टिकल पे आज तक पिछले 10 साल में सवाल पूछा है। आर्टिकल 19, आर्टिकल ये भी आर्टिकल 19 है, ये भी आपको आर्टिकल 19 है, ये आपको आर्टिकल 21, बस 2 ही आर्टिकल से पूछा है सवाल। तो इसका मतलब ये सवाल सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के नहीं पूछा है कि आर्टिकल क्या कहता है, नहीं। अब आर्टिकल 19 और 21 का दायरा बढ़ गया, उसको आपको डिटेल में करना पड़ेगा। एक एक कोई भी टॉपिक आ जाए, चाहे मैगजीन में आए, न्यूज़पेपर में आए, तो आपका दिमाग चमकना चाहिए कि अरे ये तो रिपीट हो रहा है ये आर्टिकल, तो इस पे हमको डिटेल में नोट्स बनाना है। समझ पा रहे हो?
इसमें वैल्यू एडिशन करना है, इसमें एग्जाम्पल ऐड करना है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जो निर्णय है सबको ऐड करना है। इसका कोई डायग्राम मिल जाए तो और मजा आ जाए। आपको इस सब आर्टिकल पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। कैसे मालूम चला मुझे? जैसे मैं बोल दूंगा कि अरे मेंस के लिए देख लो फंडामेंटल राइट, अरे फंडामेंटल राइट आजकल 12 से शुरू होके 35 तक है, और इतने सारे आजकल में इतना चर्चा में रहता है, किस किस चीज का नोट्स बनाए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, 2 ही आर्टिकल उनको यूपीएससी को पसंद है, बार बार ये सवाल पूछ रहा है। तो इस पे आपका दिमाग चमकना चाहिए। सुनते हो ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि प्री निकल गया और 3 महीना में मेंस निकाल के सिलेक्शन ले लिया। आप जो बच्चे 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनसे ज्यादा नॉलेज है क्या उनको? नहीं, वो स्मार्टनेस ज्यादा है, उन्होंने पीवाईक्यू और सिलेबस को अच्छे से रख रहा है। ठीक है, जब तो इसीलिए ये सब मैं अभी आपको बता रहा था, ये एहसास दिलाने के लिए कि ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा का दायरा क्या है, परीक्षा में कौन सी विषय सामग्री यूज करनी चाहिए, एक टॉपिक के लिए कितने बुक्स पढ़ने चाहिए, है ना। ये सब आपको एहसास दिलाने के लिए अब तक बता रहा था। यहां से अब शुरू होता है कि 3R का कॉन्सेप्ट है, राइट कंटेंट, राइट इवेल्युएशन, राइट गाइडेंस। सिलेक्शन निकालने के लिए चाहिए कंटेंट सबसे बेस्ट होना चाहिए, लेकिन एक होना चाहिए। अगर मैं एक चीज मजेदार बात बताऊं कि अगर कोई स्टूडेंट ए स्टूडेंट है, दूसरा बी स्टूडेंट है, बी ने 19 क्वालिटी की, जिसको 19-20 बोलते हैं ना, जो होना चाहिए क्वालिटी, उसमें 90% ही क्वालिटी है उसके बुक में, या 80% क्वालिटी, एक ही बुक लिया है। इसने 100% क्वालिटी वाले 4 बुक पढ़ा है, इसने 90% क्वालिटी वाला कितना बुक पढ़ा है? 1 बुक पढ़ा है। क्या लगता है कौन निकालेगा सिलेक्शन? हाँ, बी। हमेशा एक आपका भले ही 19-20 हो, लेकिन मटेरियल तो एक होना चाहिए, बुक एक, सोर्स एक होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि ये एक करके 6 से 7 रिवीजन किया है, इसका 8 रिवीजन किया है, रिवीजन खूब किया है ना। तो राइट कंटेंट, तो इन जनरल अगर आपको पता लग जाए कि कौन सा कंटेंट ज्यादा अच्छा है, कौन सा बुक ज्यादा अच्छा है, तो लेकिन एक ही बुक पढ़ना है। कोई आता है मेरे पास, सर डीडी बसु पढ़ लिए हैं लेकिन दुनिया लक्ष्मीकांत पर, कोई बात नहीं सर, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, सुभाष कश्यप नहीं पढ़ा, बोले बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बुक तो एक ही होना चाहिए। ठीक है, सही मूल्यांकन, तो जैसे सही विषय सामग्री, ऑब्वियसली एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी कोई भी कहीं भी इंडिया के किसी कोने से आपको, चाहे आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, टॉपर ही क्यों ना हो, बोले कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, तो कान ऐसे बंद करके निकल जाइए, नहीं सुनना है बात। एनसीईआरटी पढ़ना ही है। और यहां तो पॉलिटी के लिए एक एनसीईआरटी का इमेज दिया हुआ है, जो सबसे फेमस एनसीईआरटी है क्लास 11 का। ये मैं अपने तरफ से हमेशा सबको कहता हूं कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। इंग्लिश मीडियम को मैं नहीं कहता हूं, हिंदी मीडियम को कहता हूं। क्यों? वैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो उसको फायदा होगा। मैं क्यों कहता हूं कि आपको क्लास 6 से 12 तक, कोई बोलेगा अरे 9, 10, 11, 12 पढ़ लो, कोई बोलेगा अरे 11, 12 पढ़ लो काम हो जाएगा। बोलता हूं ना 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 ना, 1 महीना मेरा एक्स्ट्रा लगेगा। हमको जो हम नींव बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं, उसको कमजोर नहीं करना है। क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ऑब्वियसली समझ विकसित होगी तभी तो हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है? चक्कर क्या है कि उस स्कूल से पढ़े हो जहां कभी मास्टर साहब नहीं आए,
उस स्कूल से पढ़े हो। बिहार में तो खासकर लड़कियों के केस में सिर्फ एग्जाम देने जाती है मैट्रिक का, है ना, सच्चाई है। उस स्कूल से पढ़े हो जहाँ आर्ट का मतलब क्या है कि खड़े होके बेंच पे और जो पंखा है उसको कमल का फूल बना दिया टेढ़ा करके। ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपको नहीं मिला है। आप जब कंपेयर कीजिएगा अच्छे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में, अच्छे इंग्लिश मीडियम में भी एक से एक घटिया स्कूल है ना, लेकिन एक से एक अच्छा स्कूल भी है। हिंदी मीडियम में एक्सेप्शन केस में अच्छे स्कूल होते हैं, उसके बहुत सारे कारण है, वहां डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्लास 6 से लेकर आप क्लास 6 का भी बुक पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपने 6 में पढ़ा नहीं है, बस पास करने के लिए पढ़ा है। मैं आज भी पढ़ता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और जब ये खासकर बुक 11th की एनसीईआरटी पढ़ता हूं, मुझे आज भी सीखने को मिलता है। पिछले साल एक चीज तो हम गजब चमका कि अच्छा ये है फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है डीपीएसपी का फिलॉसफी। जबकि ऐसा नहीं था कि हमको पता नहीं था, पता था, लेकिन एहसास हुआ पिछले साल पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ते। पार्ट टाइम में हम एनसीईआरटी खोल लेते हैं, और एनसीईआरटी आपका पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा शानदार चीज है, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट के, ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है, फैक्ट की तरह है, कहानी नहीं है। इसमें कन्वर्सेशंस हैं, कहानियां हैं, इमेज है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को जानने को मिलेगा, और बहुत डीप में भी नहीं है कि हम लोग डीप में चले गए फिलॉसफी पढ़ने चले गए, नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है। क्यों इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट? लक्ष्मीकांत में बस स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप अंडरलाइन करते हुए निकल जाओगे, यहाँ कहानी दिया हुआ है। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम उठा लो, कुछ नहीं है, लुसेंट का बड़ा भाई है, लुसेंट सुने हो ना, उसका बड़ा भाई कौन है हिस्ट्री में? स्पेक्ट्रम। कुछ नहीं, मेंस में एक सवाल आप ढंग से नहीं लिख पाएंगे। यहां क्या है, वो कहानियां हैं, स्टोरी टेलिंग है। जब आपको स्टोरी, कहीं भी तुम कोई भी आदमी से बात करो, जब वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बात करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आता है। ह्यूमन इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। तो नया एनसीईआरटी उसी प्रकार से लिया गया है। तो आपको लगभग सारे एनसीईआरटी में आपको नया एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक, ये मेरी राय है, हो सकता है विजन में कोई बोल दे कि ना 11 12, मैं तो एकदम डेडली अगेंस्ट हूँ 6 से लेकर 12 तक। और आपको ये बता दूं 6 से लेकर 10 तक पढ़ने में 1 महीना एक्स्ट्रा लगता है बस, ठीक है। और यहां तक कि क्लास 6 के एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट सवाल पूछ देता है। जब हम 13 में दे रहे थे उसमें अंडरलाइन किए थे, ज्योग्राफी में क्लास 6 के एनसीईआरटी में सीधा सवाल उसी अंडरलाइन से आ गया था, है ना। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें डीडी बसु बुक का नाम दिया हुआ है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में मैंने यहाँ पे बेयर एक्ट लिखा है। क्या होता है बेयर एक्ट, बताइए क्या है बेयर एक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसका पुस्तक है बेयर एक्ट। आपको मिल जाएगी पतली सी पुस्तक हर एक किताब की दुकान पे जो मुखर्जी नगर में है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब समझो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ अलग नहीं है, एक भी शब्द अलग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को सस्ते में छापता है। बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लेने जाओगे तो इतनी बड़ी प्रति आती है मूल प्रति की तरह, महंगा भी है, प्लस वो कैरी भी नहीं कर पाओगे। ये पॉकेट बुक की तरह है बेयर एक्ट। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को तो इंग्लिश वाला ही बेयर एक्ट लेना है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हिंदी मीडियम वाले को कौन सा लेना है? हिंदी में बाइलिंगुअल। उसमें क्या होता है कि यहां इंग्लिश में लिखा होगा, अब पेज के मतलब जब खोलोगे तो इधर इंग्लिश और इधर हिंदी। पढ़ना हिंदी में है, जहां दिक्कत हो इंग्लिश रेफरेंस में देखें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को तो सिर्फ इंग्लिश वाला बेयर एक्ट लेना है, तो आपका बेयर एक्ट पतला हो जाएगा। हिंदी मीडियम को दोनों बाइलिंगुअल लेना, मिलता है वहां पे, आपके पास है? अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। जब भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं तो वहां जाके ओरिजिनल टेक्स्ट देखना है। हाँ बिल्कुल, तो ओरिजिनल जब टेक्स्ट देखिएगा तो वहां आपको समझ में आएगा।
इस बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा आर्टिकल 109, सब लोग धन विधेयक 110 110 110 पढ़ते हैं, पूछ दिया 109, वो भी धन विधेयक के बारे में। 110 में परिभाषा है और 109 में कैसे पारित किया जाता है धन विधेयक, उसके बारे में बताया। क्लास में सब 110 पढ़ा रहे थे, लक्ष्मीकांत में 110 पे ही चर्चा है। पूछ दिया क्या 109, जिसने जिसने बेयर एक्ट पढ़ा था उसने सही किया सवाल, ठीक है। सोसाइटी में क्लास 6 7 8 9 10 तक कोई बुक नहीं है, लेकिन इसमें 11 12 में आपको 3 बुक है, जिसमें ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक्चुअली 4 बुक है, लेकिन एक प्योर सोशियोलॉजी के लिए है, ये और ये बुक पढ़ना है ना। वो सारे मटेरियल आपको जो इसके मतलब जो कॉन्सेप्ट है, आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो उस मटेरियल में भी होगा। कहानी कहाँ होगा, यहाँ स्टोरी होगा, और ये सब स्टोरी से निबंध लिखने में भी बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो राइट सोर्स रिसोर्स हो गया, एक रेफरेंस बुक एनसीईआरटी तो आपका बेस है ही, फाउंडेशन है ही। एक मात्र एक बुक, अगर कोई बोलेगा नहीं सर मैं लक्ष्मीकांत ही पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ो, फिर डीडी बसो नहीं पढ़ना है। अब राइट इवैल्यूएशन, राइट इवैल्यूएशन ऑब्वियसली जब बात से मालूम चलता है कि यार मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आप टेस्ट लिख रहे हो, असाइनमेंट लिख रहे हो, तो आपको मेंस में काफी हेल्प होगा। पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में क्या राइट इवैल्यूएशन होगा बताइए। प्रीलिम्स में कौन आपकी कॉपी चेक करेगा? तो मशीन करेगा। मैं वहां की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तैयारी के प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो कोचिंग में आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, फाउंडेशन ज्वाइन किया, उसके साथ टेस्ट सीरीज है, तो OMR सीट में भरते हो, वहां पे आपको मार्क्स दे देता है। लेकिन आपको बैठना पड़ता है और अपने आप का मूल्यांकन विश्लेषण करना पड़ता है जम के, खूब बढ़िया से। कितना बढ़िया से? 100 सवाल होते हैं एक टेस्ट में, 2 घंटा आपको लगता है इसको देने में, 2 ही घंटा लगेगा, 2 ही घंटा लगेगा ना, 2 घंटा आपको लगा इसको देने में, और इसका विश्लेषण अगर 6 आवर्स से कम हो रहा है मतलब गलत जा रहे हो। 6 से 8 घंटा लगता है इसका मूल्यांकन करने में। मेरा ये सवाल सही हुआ तो क्यों सही हुआ? बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि कहीं यहाँ पे वैसा सवाल है क्या? अब जैसे क्वेश्चन है और आपने ये सही कर दिया कि इसका आंसर क्या होगा, सीमित सरकार। ये दोनों ये तीनों क्यों नहीं है? ये तीनों क्यों नहीं है? इसमें आपको मैं ये बता दूं, यहां लिखा है सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, मतलब सारी चीज सही है, सारे ऑप्शन सही हैं, यहां पे सारे ऑप्शन सही हैं, और इसका सही आंसर है सी पार्ट यहां के हिसाब से, क्यों सर्वोत्तम लिखा है। तो भाई ये क्यों नहीं है, यहां आंसर ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, और यही क्यों है? इसको बोलते हैं मूल्यांकन और विश्लेषण। जब तक ये आदत नहीं डालोगे, तो इसलिए टेस्ट लगाना बड़ा आसान है। जैसे ही कोई बच्चा मिलता है, पूछता है सर मैंने तो 100 टेस्ट लगा लिया, तो गुड गुड, मन में मेरे भावना आती है कभी नहीं होगा, क्योंकि 100 टेस्ट लगाने का मतलब ये है कि उसने विश्लेषण नहीं किया होगा, और विश्लेषण करने के बाद 5-6 रिवीजन करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। सबको हम बोलते हैं 25 टेस्ट से ऊपर लगाना ही नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो सही मूल्यांकन जो है प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्या, वही है, वही लोग पीटी निकालते हैं जो सही से अपने आप को मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके अलावा टेस्ट डिस्कशन होता है विजन में, 2 घंटा में आप तो लिख के चले जाते हो टेस्ट प्रीलिम्स का। उसके बाद हमसे पूछो, 6 से 7 घंटा में 2 दिन में उसका डिस्कशन लेते हैं।
6 से 7 घंटा। पहले तो हम 9 घंटा में लेते थे, बच्चा सब हल्ला कर दिया, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक उसका ऑप्शन पे डिस्कशन होता है। सब क्या है, मूल्य, आप बैठे हो डिस्कशन देख रहे हो, सर ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, मैं तो ये सोचा। जब तक वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा, अपनी गलतियां नहीं पता चलेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सही आंसर मार दिया, उस क्वेश्चन को तो देखने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर देखने की जरूरत नहीं है, देखते ही नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं यूपीएससी में। ये भी होता है आजकल, क्या चल रहा है, ऑप्शन केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 सही है। अब ABCD, सॉरी 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। अब तुमने ये दोनों को सही मान के इसको मारा, केवल 2 सही है, 2 स्टेटमेंट सही है। आंसर तुम्हारा सही निकला, लेकिन स्टेटमेंट ये दोनों सही था। तुम मन ही मन खुश है कि अरे मेरा आंसर तो सही निकला, नंबर तो आ रहा है, लेकिन नंबर गलत तरीके से आ रहा है कि नहीं, और तुमने इसका विश्लेषण नहीं किया। अब तुमने बिल्कुल उल्टा दिमाग लगाया, तभी तो गलत हुआ। यही सवाल अगर यूपीएससी में होगा, आप मुझे बताओ, आप सही कर पाएंगे? सही कर पाएंगे? नहीं। तो यही सेल्फ इवेल्युएशन, एक एक ऑप्शन का, एक एक शब्दों का बड़ा जरूरी है। तो कम टेस्ट लगाओ वो मंजूर है, लेकिन उसका जम के उसका विश्लेषण करो, मूल्यांकन करो, और बाद में उसका खूब रिवीजन करो। यही चीज पीवाईक्यू में भी होता है। मैंने पीवाईक्यू प्लस लिख दिया, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक बार क्वेश्चन लगा के छोड़ देना है, नहीं नहीं नहीं, एक एक ऑप्शन को देखना है। समझ पा रहे हैं? अब आते हैं मेंस में। ये आपका मेंस एग्जाम, आप 3 घंटे में टेस्ट लिखते हो, 20 सवाल लिखते हो, आपको कितना घंटे में लिखना है? 3 घंटा लिखा हुआ है। यहां चेक करने में हम लोग की हालत खराब हो जाती है, एक से एक हैंड राइटिंग होता है ना, सबको इवेलुएट करना है। जी आपको ये भी बता दूं, जितने घंटे में आप लिखते हो उतने घंटे में चेक होता है आपकी कॉपी। आप जाके देख लो उस पर कैसे कैसे कमेंट होते हैं, पूरा डीप तरीके से लिखा होता है। लगभग बच्चे क्या करते हैं, फ्रंट पेज देखते हैं, जहां मार्क्स लिखा हुआ है 92 खुश, उसको अलग रख दिया, अब निकलेगा ही नहीं कॉपी। आपको बैठ के कम से कम 1 घंटा और लगता है कि मैंने जो लिखा था उसमें क्यों कम नंबर मिला, ज्यादा क्यों मिला, कमेंट क्या है, आपको अच्छे से उसका विश्लेषण करना होता है ना। तो ये चीज है। और एक चीज अभी मैं आपको सेंसिटाइज कर दूं, ये सब करने के बाद भी मेंस में अब नया चीज आ गया, पहले भी था लेकिन अब ज्यादा जोड़ है, वो है टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस। कौन सा टॉपर? कौन सा टॉपर? हिंदी मीडियम को 400 नंबर खुद आया है, इंग्लिश मीडियम को 480 आया है, तो किसको विश्लेषण करना है? इंग्लिश मीडियम। भले ही हिंदी मीडियम चूज किया हो, नो डाउट हिंदी भी देख लीजिए, लेकिन आपका विश्लेषण इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से लिख रहा है, क्योंकि इवेल्युएटर के दिमाग में आपको जाना है। कैसे जाओगे उसके दिमाग, पकड़ के उसका आंखों में आंखों डाले हुए, वो सामने है ही नहीं, मौका मिलता है जरूर डालते हैं आंख में। जो टॉपर लिखा है लास्ट वाली कॉपी, इन्हें कि टॉपर जब तैयारी शुरू किया था वो कॉपी नहीं देखना है, हो सकता है तुम जो लिखते हो उससे खराब हो। जो लास्ट वाली कॉपी है उससे मालूम चलेगा कि हम जो लिख रहे हैं और टॉपर जो लिख रहा है उसमें क्या अंतर है, और टॉपर क्या एक्स्ट्रा कर रहा है जो हमको उस लेवल पे मार्क्स नहीं मिल रहा है। मैं बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे को जानता हूं, उसी बच्चे का मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, इंटरव्यू वाले बच्चे का। उसको पिछले 4 साल में 360 से 380 के बीच में ही नंबर आया जीएस में, बस एवरेज नंबर है। इंटरव्यू कॉल तो आ रहा है लेकिन इसके कारण से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 360 से 380, टॉपर से 100 नंबर कम है। क्यों? क्योंकि वो टॉपर्स कॉपी डी एनालिसिस नहीं कर रहा है। वो सब भी हम लोग आपको सिखाएंगे, लेकिन इतना तो समझ में आपको आना चाहिए कि टॉपर कॉपी पचाने की क्षमता एक लेवल के बाद ही आएगी, जब आपका घर बन गया, छत ढल हो गया, पीवाईक्यू से प्लास्टर और पेंट हो गया। टॉपर्स कॉपी ये टीवी है, ये बोर्ड है, ये लाइट है, ये मार्बल है और ये फर्नीचर है।
ऐसा नहीं हो कि भाई तैयारी शुरू किया और घर नहीं बनाया और ये सब सामान पहले खरीद लिया। कुछ लोग करते हैं कि टॉपर्स कॉपी 10 ले आते हैं। अरे भाई पहले बेसिक तो जान लो, फंडामेंटल राइट क्या होता है ना। तो इस लेवल तक आपको पहुंचना है। उसके बाद सही मार्गदर्शन। अभी के दौर में जब आप सुनते होंगे मेंटरशिप सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया है ये मेंटरशिप, मार्गदर्शन। विजन में चाहे आप क्लासरूम में स्टूडेंट हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज स्टूडेंट हो, या आप इसके इंटरव्यू प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, कैसे भी विजन में जुड़े हुए हैं तो मेंटोर्स ऑलवेज आपके पास। अगर कोई मेंटर डेडिकेटेड नहीं है आपके पास तो वहां पे टेस्ट सेंटर के नीचे 4 मेंटर एनी टाइम बैठते हैं, एक से एक लोग हैं, इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं। वो आपको बैठा के एक एक चीज आपको कॉपी दिखा के बोलेंगे ये गलत है, ये सही है, मार्गदर्शन आपको देंगे। जो क्लासरूम में स्टूडेंट है तो उनको तो डेडिकेटेड मेंटर मिलता है ना, जिससे शाम में आप बात कर सकते हो या एक टाइम जो स्लॉट होगा उसमें बात कर सकते हो। साथ में आप बोलोगे नहीं मुझे वो मेंटर पसंद है जो टेस्ट सेंटर के नीचे बैठता है, ठीक है उसको परेशान कीजिए, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। एनी टाइम आपके पास मेंटर अवेलेबल है विजन में। क्योंकि ये देखा गया कि फैकल्टी तो पढ़ाता है, फैकल्टी के पास भी टाइम का दिक्कत है ना। पढ़ाया, क्लास के बाद आधा घंटा 1 घंटा रुका, आपसे बात किया, हो सकता है कि 4-5 बच्चे उनको घेरे हुए हैं, आप अपना कुछ पर्सनल बात ही नहीं कर पा रहे। तो और ये कन्वेंशनल तरीका, पहले ऐसा ही होता था। मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट पिछले 4-5 साल में उभरा है, खासकर कोविड के समय से। तो विजन में 5 साल से मेंटरशिप बड़ा जम के चल रहा है। कहीं हिंदी मीडियम में तो खासकर कहीं के बच्चे हों विजन में ही आते हैं और मेंटर्स का हेल्प लेते हैं। तो सही मार्गदर्शन होना बड़ा जरूरी है। नो डाउट फैकल्टी भी आपको मार्गदर्शन करेगा, अभी मैं मार्गदर्शन ही कर रहा हूं, है ना। बीच बीच में आएंगे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वो ओपन सेशन इसी प्रकार का लेंगे तो आपको इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए मार्गदर्शन करेंगे, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए मार्गदर्शन करेंगे, है ना। और वो करना तो आप ही को है, ये पर्सनालिटी डेवलप। नहीं तो जरा सोचो कि आपको आ रहा है 140 और सामने वाले को आ रहा है 200 नंबर, 60 नंबर का अंतर, और मार्क्स जुड़ता नहीं है क्या? अरे मार्क्स जुड़ता है कि नहीं? जुड़ता है इंटरव्यू का। एक चीज और मैं आपको सेंसिटाइज कर दूं कि भाई जीएस में जो एक पेपर 250 नंबर का है, 125 नंबर ले आओगे, सब बहुत खुश, तुम भी खुश, मेंटर खुश, फैकल्टी खुश कि बड़ा अच्छा लड़का, 125 50% मार्क्स। और यहाँ तो 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, इसका आधा लो, 138 नंबर लाओगे, सब बोले क्या पर्सनालिटी है तुम्हारा, 138। यहाँ तो 210 तक नंबर जाता है। तो ज्यादा बढ़ने का चांस कहाँ पे होता है? पर्सनालिटी टेस्ट में। इसलिए मैं सेंसिटाइज कर रहा हूँ, उस पर काम करना है। हिंदी मीडियम पिछड़ जाते हैं उसमें, है ना। पर्सनालिटी सबसे ज्यादा जीवन में इंप्रूव होता है ग्रेजुएशन में। और आप लोग जिस कॉलेज से आए हैं मुझे पता है, कुछ बच्चे नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते हैं, लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, सबका क्या हाल है ना, पता है। तो आपको पर्सनालिटी पे धीरे धीरे काम करना है। ऑफलाइन क्लास में ये फायदा होता है कि आप पीयर ग्रुप बनता है, साथ में जुड़ते हो, अच्छे पर्सनालिटी वाले से इंटरेक्ट करते हो, तो वो फायदा होता है। तो फाउंडेशन का जो निर्माण होगा, आपका जो बेस बनाया जाएगा यहाँ पे, उसमें क्लास तो होगा ही, और रिवीजन कैसे किया जाए वो टेक्निक सिखाया जाता है। आपको ये बता दूं, जैसे रिवीजन जो भी विजन के बच्चे मेंस लिखते हैं, हम लोग यहाँ रिवीजन का मतलब होता है 1-2 रिवीजन, हम लोग 10-10 रिवीजन करवा के भेजते हैं। 10 रिवीजन, प्रीलिम्स में 7, मेंस में 10। और इस टेक्निक से करवाते हैं कि दिमाग पे लोड ना हो कि दिन भर रिवीजन कर रहे, साल भर रिवीजन, 1 घंटा साल भर चल रहा है, रिवीजन का 1 घंटा फिक्स कर दिया। कैसे करना है वो सब भी आपको वो आज सिखाएंगे कि कैसे रिवीजन किया जाता है। प्रीलिम्स में जिसका 7 रिवीजन हम लोग करवाते हैं विजन में, तो आप विश्वास नहीं करोगे, 7वां जो रिवीजन होता है वो 10 घंटे में सारे सब्जेक्ट का होता है। 25 को एग्जाम है, 24 को सारे सब्जेक्ट का एक रिवीजन हो जाएगा। ऐसे आप लोग को बताएंगे। और ये जो मॉक टेस्ट है, याद रखिए, बिना मॉक टेस्ट दिए हुए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो,
बिना मॉक टेस्ट दिए हुए तो भाई सिलेक्शन यहाँ होने वाला नहीं, इतना तो आपको पता होगा, अंदाजा होगा। ये भी आपको मजेदार चीज बताते हैं। अभी जैसे सिलेक्ट हुआ अर्पित है या फिर देवेश है, जो सब विजन के स्टूडेंट हैं, या फिर आपको पीछे जतिन सिलेक्ट हुआ। जब मेंस का मॉक टेस्ट होता है, मेरा ये स्टाइल है, 3 घंटे का मॉक टेस्ट मैं 6 घंटे में लिखवाता हूँ। उसके बाद अब विजन में अब ये बड़ा बढ़िया से चल रहा है कि ज्यादा टाइम देते हैं, 6 घंटा में। डर जाता है, सामने वाला भी डर जाता है, सर मेरा स्पीड ही 4 घंटा है, 3.5 घंटा, आप 6 घंटे, आप टेंशन मत लो। और धीरे धीरे समय कम करवाते हैं, 6 घंटा में इसे लिखवाते हैं ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और कंटेंट पे। नहीं तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस किसका करते हैं, कंटेंट का नहीं, टाइम का प्रैक्टिस करते हैं कि 3 घंटा में लिख लें। तो नो डाउट आप एग्जाम में 3 घंटा में खत्म करोगे, लेकिन कंटेंट बहुत खराब होगा। कंटेंट का प्रैक्टिस करा के धीरे धीरे समय नीचे कर देते हैं। आपको लग रहा हो कि सर क्या मजाक है, बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ा चीज नहीं। तो वो भी आपको एक समय के बाद, जब आपका टेस्ट लिख रहे हैं तो एक समय के बाद वो भी तरीका बताएंगे कि कैसे समय कम करना होता है। जब रिवीजन अच्छा से होता है, समय भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। फाउंडेशन में जो आपको मेरे जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सामाजिक मुद्दा, सोसाइटी है, जीएस पेपर 1 का, तो स्टैटिक पढ़ाया जाएगा। साथ में वीकेंड में आपको जो मंथली मैगजीन आता है उसका करेंट अफेयर का क्लास होता है, और हम बताते हैं सिलेबस दिखा के कि कैसे इंटरलिंक करना है करेंट अफेयर को अपने नोट्स के साथ। ऐसा भी करते हैं कि करेंट का नोट्स बनवा के आपका जो क्लास वाला मटेरियल है उसके पीछे चिपकवा देते हैं, लगवा देते हैं। उससे क्या होता है कि एक जगह सारे मटेरियल आ गया, उसके बाद उसका रिवीजन डेली 1 घंटा तो चल ही रहा है। तो करेंट अफेयर्स का बहुत रोल है, याद रखो। अभी करेंट अफेयर का सेशन फ्यूचर में कभी होगा तो वहां बताऊंगा, करेंट अफेयर का बहुत रोल है। अभी भी जो प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है, जैसे पॉलिटी में टोटल 15 सवाल के आसपास एवरेज है, जिसमें 3-4 सवाल तो होता है आपका बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के अंत की बात की गई, ये सब क्या है, बेसिक नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन बचा हुआ 11-12 क्वेश्चन आपका करेंट रिलेटेड होता है, या तो करेंट अफेयर वाला सवाल, या करेंट में चर्चा में है और स्टैटिक पूछ दिया। समझ में आ रहा है? तो करेंट अफेयर का बहुत रोल है। मेंस तो पूरा पॉलिटी करेंट ही चल रहा है, तो कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाए विभिन्न सब्जेक्ट के साथ। यह भी होता है कि कोई कोई टॉपिक इंटरडिसिप्लिनरी होता है, हो सकता है कि पॉलिटी में भी महत्वपूर्ण है और इकोनॉमी में भी, जैसे फिनांस कमीशन, फिजिकल फेडरलिज्म। तो पॉलिटी में पढ़ाएंगे, इकोनॉमी का रेफरेंस देंगे, और जब इकोनॉमी में दूसरे सर पढ़ाएंगे तो इकोनॉमी का पूरा एस्पेक्ट पढ़ाएंगे, पॉलिटी का रेफरेंस देंगे, ताकि इंटरलिंकिंग अच्छे से हो सके। बहुत सारे बच्चे का तैयारी में यही प्रॉब्लम होता है इंटरलिंकिंग का। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, क्या वो जीएस पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है? पॉलिटी में कुछ पढ़ोगे पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है? बोलो बोलो, कैसे? हिस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंट है, कोई बताइए, एग्जांपल बताइए। जो संवैधानिक विकास है पढ़ते हो, हिस्ट्री का भी टॉपिक है और पॉलिटी का भी टॉपिक। जो पॉलिटी में आर्टिकल्स हैं, सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में बहुत ज्यादा उसका महिला संबंध में, कल्याणकारी राज्य, ये सारे चीज आप वहां पे यूज करोगे। वही जब आगे आप इस पे आओगे, जीएस पेपर 2 में तो यूजफुल है ही, जब पेपर 3 में आओगे तो वो सारे आर्टिकल्स आपको वहां भी लिखना होगा। प्रस्तावना की चीज आप निष्कर्ष में लिख सकते हो, एस्से में इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में तो इंपॉर्टेंट है ही, एथिक्स में इंपॉर्टेंट है। तो इंटरलिंकिंग कैसे किया जाता है ये आपको पूरा सिखाया जाएगा, और आपको करना भी है। आपको मॉक टेस्ट से बढ़िया से कराया जाएगा। पीवाईक्यू विश्लेषण जैसे मैंने कहा, वो फाउंडेशन में अच्छे से कराया जाएगा, वो तरीका बताया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है,
पीवाईक्यू विश्लेषण का तो यूट्यूब पे खूब सारे चैनल भी हैं, विजन भी जम के कराता है। आपने क्लास अटेंड किया, कर लिया और छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं। आपको घर जाके उस बुक को, पीवाईक्यू वाले बुक को खुद से करके खूब गलती कीजिए, गलती का टेंशन नहीं, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि कैसे ये सही होगा, क्या मेरा गलत था, है ना। जब तक आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे तब तक आपको पीवाईक्यू का एहसास नहीं हो। विजन आईएएस सब स्टेप पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, पर्सनालिटी टेस्ट हो, हर जगह कदम से कदम मिला के आपके साथ रहेगा। क्या जब आप जो बच्चा अगर फाउंडेशन में आ रहा है तो ये बताइए, क्या उसको पहले प्रीलिम्स का पढ़ाया जाएगा ना? प्रीलिम्स का पहले पढ़ाया जाएगा, तो मेंस का बस पढ़ाया जाएगा पहले? कोई सेपरेट पढ़ाई है ही नहीं। प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, फैकल्टी ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, हो सकता है कि उससे आपका पर्सनालिटी इंप्रूव हो। ये बात फैकल्टी को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। फैकल्टी को इसे पता होता है, इसलिए जो हम लोग स्टोरी बोलते हैं इसलिए बोलते हैं। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी का एक साथ प्रीलिम्स पढ़ा दिया गया, पीटी निकाल किया और फिर मेंस का पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? एक जो इसलिए ये विजन खासकर इस पे ज्यादा फोकस करता है इंटीग्रेशन पे, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग जब देखते हैं मुखर्जी नगर में तो बच्चे सिर्फ प्रीलिम्स का ही तैयारी करते हैं। अभी 1 जनवरी को पता नहीं, वो क्लॉक होता है, कट से आवाज होता है और बच्चे शिफ्ट कर जाते हैं प्रीलिम्स पे, देखे हो कि नहीं? अब सब लक्ष्मीकांत ये वो मैगजीन ऐसा वैसा पढ़ रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, पूरा माहौल सीसेट, हर जगह सीसेट का प्रचार चल रहा है। और प्रीलिम्स का एग्जाम देते ही क्या होता है कि अब रिजल्ट का वेट करेंगे। प्रीलिम्स नहीं हुआ तो 3-4-5 महीना बर्बाद कर देते हैं। किसी का बर्थडे है, घर पे शादी हो गया तो 2 दिन 3 दिन के लिए जाना है, 3 महीने के लिए जाते हैं, सारा काम वही करेंगे, है ना। और करते करते दिसंबर आ जाता है, सोचते हैं कि एक बार फिर से रिवाइज कर लें। जब तक रिवीजन होता है तब तक 1 तारीख आता है, फिर से प्रीलिम्स। इसको बोलते हैं विशियस साइकिल, रैट रेस बोलते हैं। मैं 5-5 साल 6-6 साल अटेम्प्ट वाले बच्चों को देखता हूं कि मेंस के नोट्स नहीं बने। जरा सोचो, इसी तरह किशोर का 2-3 अटेम्प्ट में पीटी नहीं हुआ था, और जिस साल पीटी हुआ उस साल रैंक कौन सा आया? पहला रैंक। तो क्या पहले वो पढ़ी नहीं होगी मेंस का, कि जिस साल पीटी हुआ उसी साल पढ़ रही होगी मेंस का? नहीं। तो आपको इसलिए प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेट कराया जाता है, साथ में आपको जो सिखाया जाता है कि प्रीलिम्स मेंस का साथ में पढ़ाई कीजिए। जो बच्चे मेंस की अच्छे से तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स में 4 से 5 सवाल एक्स्ट्रा फायदा होता है, एक्स्ट्रा। इसीलिए मेंस का तैयारी करने वाले बच्चे का पीटी बार बार होता है, पीटी इन जनरल कम रुकता है। समझ पा रहे हैं? जो आपका यहां पे विजन में इस कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट, फाइनेस्ट आपको मटेरियल मिलता है। आपको भी इतना एहसास होगा, थोड़ा सा आप बेसिक होमवर्क करके आए होंगे, ये पता होगा, कहीं पढ़ो, खुद से भी पढ़ो, किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ोगे? पीटी 365 मतलब प्रीलिम्स का कहाँ से पढ़ोगे? मेंस के लिए कहाँ से पढ़ोगे? मटेरियल जो स्टैटिक है, भले तुमने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, मटेरियल कहाँ का पढ़ोगे? विजन का। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट बनाता है विजन, है ना। और सबसे बड़ी, जब हम लोग तैयारी करने आए थे, आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे इन्वायरमेंट, हिंदी मीडियम में कोई भी अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं, तो इंग्लिश मीडियम का हम लोग जो अच्छा कोचिंग था इंग्लिश मीडियम का उसका पढ़ते थे। फिर ये इकोनॉमी, हिंदी में कोई अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं, इंग्लिश मीडियम का कोई कोचिंग का इंग्लिश में पढ़ते थे, है ना। उसी प्रकार से पॉलिटी है, दूसरे अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। लेकिन विजन ने सेम जो इंग्लिश मीडियम का जो क्वालिटी डॉक्यूमेंट है, बड़ा सरल शब्दों में उसको ट्रांसलेट करके आपको देता है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर ये विजन जो मंथली मैगजीन है वो 10 दिन क्यों लेट होता है? लेट नहीं होगा वो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के क्वालिटी देना है विजन को यहाँ पे, ताकि कोई कमी ना रह जाए।
हम लोग जब आए थे तैयारी करने तो हम लोग के पास अलग अलग सोर्स होता था, अपना कोचिंग का प्लस इंग्लिश मीडियम का मटेरियल पढ़ना, बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति थी। अब आपको गुड न्यूज बता दूं, हिंदी मीडियम में कंफ्यूजन नहीं है, पढ़ना तो विजन का ही है, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा, क्योंकि ओवर इंफॉर्मेशन आ गया है बच्चों के पास, खूब सारा मटेरियल है इंग्लिश में, कंफ्यूज वहां ज्यादा होते हैं, हिंदी में कोई टेंशन नहीं, ये फायदे वाली बात है ना। तो ये सब डॉक्यूमेंट है, डेली करेंट अफेयर भी आता है आपको पीडीएफ फॉर्म में, है ना, मंथली भी आता है, उसके अलावा ईयरली भी आता है, और वहाँ उसके साथ साथ विजन में कुछ जैसे ओपन ये डिस्कशंस होते हैं, जैसे मास्टर क्लास, नाम सुना आपने? और मास्टर क्लास में आके आप एक टॉपिक पे पारंगत हो सकते हैं, ज़्यादा अपना डायमेंशन खोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आते हैं, आपको तरह तरह के चीज़ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे वही देखिए, यहाँ पे है ही मास्टर क्लास का इमेज, मास्टर क्लास आपका होता है। उसके अलावा YouTube पे भी एक से एक अच्छा कंटेंट आता है, हम लोग ये ध्यान देना चाहते हैं कंटेंट पे भी कि क्वालिटी कंटेंट जाए, ऐसा ना हो कि जो सिलेबस में PYQ के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं हो, कुछ भी रैंडम कुछ भी दे रहे हैं। अब देखिएगा YouTube में मेन प्रॉब्लम यही है ना, लेकिन विजन का देखिएगा कि हम लोग कंटेंट की क्वालिटी पे बहुत काम करते हैं, जो आपको कंटेंट मिलेगा वो इंपॉर्टेंट कंटेंट, इररिलेवेंट कंटेंट का वीडियो तो बनता ही नहीं है। उसके अलावा 10 साल का PYQ का अब बुक आ गया है ना, PDF फॉर्म में आपको वहां मिल जाएगा, बुक फॉर्म में आपको यहां मिल जाएगा। उसके अलावा एक संधान का नाम सुना आपने? संधान विजन का जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो ऑनलाइन आपको मिलेगा, जिसमें कोई एक टॉपिक है, जैसे कि आपको आधारभूत संरचना पे बार बार सवाल गलत हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से वहां डालोगे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर पे मुझे 10 सवाल चाहिए, टेस्ट देना है मुझे 10 सवाल का, 20 सवाल का टेस्ट देना है, खत से आपके लिए टेस्ट बन जाएगा AI से, और आप टेस्ट दोगे, आंसर आएगा, कुछ गलती हो रहा है उसका नोट्स खत से बना लिया। तो संधान जो है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा तरीका है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब कि एक तो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बुक पढ़ रहे हो टॉप टू बॉटम, और संधान के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से अपना सॉल्यूशन, जो मतलब अब क्या कमियां हैं, सारे डायमेंशन आगे पीछे दाएं बाएं सारा डायमेंशन क्लियर कर लोगे, वो टॉपिक क्लियर हो जाता है, वो बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। तो संधान आपको बहुत हेल्प करेगा। और अभ्यास का प्रीलिम्स भी होता है और मेंस भी। अभ्यास का नाम सुना है आपने? तो अभ्यास 3 प्रीलिम्स का होता है, पूरे इंडिया के बच्चे ऑफलाइन आके टेस्ट देते हैं, वहाँ रैंकिंग निकलता है। आप उस माहौल में, यूपीएससी माहौल में, कभी कभी 1-2 बच्चा बोलता है सर यूपीएससी से ज्यादा यूपीएससी माहौल तो अभ्यास में रहता है ना। उसके बाद मेंस का भी अभ्यास होता है। याद रखो, मेंस के अभ्यास में जो हम लोग अपना रैंकिंग निकालते हैं, लगभग वही रैंक देखने को मिलता है कहाँ? यूपीएससी में। हम कभी मजाक में बोलते भी हैं कि यूपीएससी को विजन को ही दे देना चाहिए कॉपी चेक करने के लिए, क्यों इतना माथापच्ची करता है, अभ्यास के हिसाब से ही रिजल्ट निकाल ले। तो इस अभ्यास को भी जो बच्चे मेंस लिख रहे होते हैं वो देते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई अच्छा क्या नहीं करना चाहिए, जो मैंने पहले बताया कि एक ही विषय पर कई पुस्तक को पढ़ना नहीं है, रिवीजन नहीं करना, ये मेजर प्रॉब्लम है। तो आपको लगातार रिवीजन करना होता है, और कोई भी टॉपिक है उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस में सवाल कॉन्सेप्ट्स पे आता है। बताइए आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो? आपके तरफ से कोई प्रश्न हो? कोई प्रश्न आपकी तरफ से? कोई पीछे इधर क्लियर हो गया? अब निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। पैटर्न तुम थोड़ा सा लेट से आए थे क्या? पैटर्न क्लियरिटी कैसे होगा? पैटर्न क्लियरिटी होगा आपको सिलेबस और
खासकर PYQ, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रहा था, सारे बच्चे परेशान होते थे कि लॉ में पता नहीं क्या सवाल पूछते, बोले कुछ नहीं पूछेगा, लाओ पुराना पेपर लाओ। 5 साल का पेपर लेते थे, हम टिक मार के देते ये सवाल आएगा, ऑब्वियसली 20 सवाल 20 टॉपिक टिक मार के करके दिया, 5 सवाल उसी में आता था। आना ये कहाँ जाएगा, क्या पूछ लेगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब यूपीएससी में चल जाता है, यूपीएससी में हम लोग बच्चों को सिलेक्ट करा देते हैं, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम और जेएनयू का एग्जाम कौन सा बड़ा चीज है ना। अभी मेरा एक स्टूडेंट गुजरात पीसीएस का तैयारी कर रहा है, मतलब यूपीएससी का भी कर रहा है, गुजरात का है, तो बड़ा परेशान रहता है, सर यहाँ तो कोई समझ में कोई गाइड करने वाला नहीं। गाइड एक ही आदमी, एक ही चीज है जो कर सकता है आपको, क्या, PYQ। आज ही रिजल्ट, आज ही मार्कशीट आया है, बोला सर कट ऑफ 151 नंबर, उसके मार्क्स हैं 212। क्यों, क्योंकि कहां से पूछ देगा सवाल, अगर कोई 10 साल 20 साल का PYQ किया है, कहां से पूछ देगा। हाँ, बाहर से पूछेगा तो कोई नहीं कर पाएगा, सीधी बात, ठीक है। कोई और डाउट हो आपका, आपको, हाँ नेहा। हाँ हाँ, ये तो मैंने आज बताया भी है कि लगभग बच्चे कुछ भी पढ़ते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल वो तांगा वाला घोड़ा बनना है। मैंने, आप आ गई थी जब मैं, हाँ, तो आज से पट्टा लगाना है सिलेबस और PYQ का, और एक ही सोर्स रखना है, उसके अलावा कोई भी कितना भी बेहतरीन सोर्स बता दे, हाँ जयराम जी के, नहीं करना है आपका, होगा, होना ही है, यही प्रोसेस है। कभी कभी प्रीलिम्स थोड़ा डायसी माना जाता है, हो सकता है कि गड़बड़ हो गया हो, नहीं हुआ प्रीलिम्स, नहीं तो अगला बार होगा सिलेक्शन, है ना, घबराना नहीं। पैटर्न का मतलब PYQ। और कोई क्वेश्चन, हम्म हम्म हम्म, वेरी गुड क्वेश्चन। इनका प्रश्न है कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होता। अगर किसी को पहले बार में ही पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है, तो मतलब कुछ लोचा है दिमाग में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप। ये बार बार पढ़ना होता है। एक बार अगर आप कहीं क्लास ले रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, तो उसके पहले पढ़ना है, एक बार क्लास हो, उस सब्जेक्ट का क्लास होने के बाद पढ़ना है, और 3-4 बार रिवीजन करना है, तब जाके। मैंने क्या कहा कि पिछले साल मुझे एकाएक 11वीं की एनसीईआरटी से एक नया चीज सीखने को मिला, है ना, और मुझे पता है कि आने वाले 10 साल तक मैं एनसीईआरटी से सीखता रहूंगा। कंटेंट आ गया है, धीरे धीरे उसका फिलॉसफी मुझे समझ में आना शुरू हो गया है। तो पहला बार में ना आपको सिलेबस क्लियर होगा, पहली बार में ना आपको PYQ पूरा क्लियर होगा, पहली बार में ना आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई बात नहीं। आप जब तैराकी सीखने जाते हो तो क्या जब जंप मारते हो तैरना शुरू कर देते हो, अरे 3-4 दिन डूबोगे, पानी पियोगे, है ना, उसके बाद आना शुरू होगा, उसके बाद इतना आना शुरू होगा कि भाई स्विमिंग पूल क्रॉस कर जाएं, थकान बहुत होगा थोड़ी देर पे, उसके बाद प्रैक्टिस करते करते और सीखते, गाइडेंस लेते लेते आप वो आर्टिस्ट बन, स्विमर माइकल फेल्प्स बन जाओगे, आर्टिस्ट बन जाओगे, बड़ी बड़ी नदियों में तैराकी करना शुरू कर दोगे, है ना। समझ में आ रहा है, तो समापन करें सत्येंद्र, समझ में आया। कोई हम एक बुक, अब बिल्कुल BK शर्मा आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फिर वो सर आज कोट पहन के आए थे और बोले DD बसु, तो वो भी खरीद, ना 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 ना, ना, एक बुक, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट सर आएंगे और वो अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे, इकोनॉमी का कुछ संदर्भ बताएंगे, और यही बस लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो मेरा अनुभव रहा है यहाँ तैयारी कराने में, करने में, खुद भी किए हैं हम, तो यही देखने को मिला है कि जो परेशानियां हैं
वो आती रहेंगी आपके साथ, चाहे फैमिली इश्यूज हैं, रिलेशनशिप का इश्यूज है, ये रियलिटी है आज का, है ना, वो आता रहेगा। या फिर आपका हेल्थ का इश्यूज आता रहेगा, हेल्थ पे आपको काम करना चाहिए वैसे, तो ये सब आता रहेगा। दिल्ली में आप पता है कि गैस चैम्बर में 4-5 महीना होते हो, है ना, तो हेल्थ इश्यूज ज्यादा आएगा। लेकिन ये देखा है कि जो बच्चे लगे रहते हैं, लाख परेशानियों के बाद भी सिलेक्ट होते हैं। इसलिए मैं हमेशा समापन एक शायरी से करता हूं कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 बर्क, बर्क मतलब बिजली, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, है ना। तो ऐसा देखोगे कि आंधी आके चला गया, तूफान आके चला गया, लेकिन एक दो जो पेड़ में फूल है वो बचा रह जाता है, या फिर वो खिलता है कल को और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो ऐसा ही यहाँ भी शायरी है, शायर को हम बोलेंगे कि आप थोड़ा सुधार कीजिए, कांटे लाइए उसमें, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और खूब एंजॉय कीजिए पढ़ाई। थैंक यू।